So our today's chapter is determinants. So first let's start with definition. Statement लिखना शुरू करो. For every square matrix, let's just say हम मैट्रिक्स पकड़ के चलते हैं जी कैपिटल A और A को हमने डिफाइन किया है जी A इज मेड ऑफ एलिमेंट्स Aij ऑफ ऑर्डर n. अब देखो ये बैकग्राउंड है. हमारा मैट्रिक्स कौन से टाइप का है? स्क्वायर मैट्रिक्स है. उसके अंदर का एलिमेंट हम Aij करके बता रहे हैं, मतलब ith रो एंड jth कॉलम. अब ऑर्डर n स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर मतलब क्या रहेगा? n अगर बोले तो n नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स. उसको हम n बाय n बोलते हुए नहीं बैठेंगे. ये समझ में आ रहा है? ओके. सो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n there exists a number अब हम उसको ब्रैकेट में बोल सकते हैं. ये जो नंबर है ये क्या रहेगा जी? एक तो रियल नंबर रहेगा या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा. अंदर के एलिमेंट्स अगर रियल नंबर रहेंगे तो वो नंबर भी रियल रहेगा. अगर अंदर के एलिमेंट्स अगर आयोटा कॉम्प्लेक्स वाले टर्म रहेंगे तो ये नंबर कैसा रहेगा? एक कॉम्प्लेक्स रहेगा. देयर एग्जिस्ट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स called as determinant of square matrix A. देखो अभी भी हम डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन नहीं देख रहे हैं. डिटरमिनेंट एग्जैक्टली है क्या, हम बस वही देख रहे हैं. सो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर which is called as determinant of square matrix A. It is denoted as determinant of A. बोलते हैं determinant of A, इसको गलती से भी मॉड्यूलस ऑफ A मत बोलना. और determinant of A और उसको डेल्टा करके भी कभी कभी दिखाया जाता है. ये तीनों में से कोई भी एक तरीके से हम क्या शो करते हैं जी? डिटरमिनेंट. ये क्लियर है? मतलब अगर मेरा मैट्रिक्स ए रहेगा, इसी का देखो ये लिखने की जरूरत नहीं, बस ध्यान दो यहां तक लिखा रहेगा. अगर मेरा मैट्रिक्स ए रहेगा कुछ इस तरीके से, डिटरमिनेंट कैलकुलेशन करने के बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे. दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, इट इज नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए. ठीक है? अब देखो ये हमारा एक सेटअप हो गया. हमने डिटरमिनेंट को किस तरीके से दिखाते हैं वो एक अंडरस्टैंड कर लिया. अब हमारा जो डोमेन है वो क्या रहेगा? हम डिटरमिनेंट सिर्फ किसका कैलकुलेट कर सकते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का. ठीक है? सो लेट कैपिटल M is a set of all square matrices where capital A belongs to capital M. हमने जो A मैट्रिक्स पकड़ा है वो कौन से सेट में बिलोंग करता है जी? कैपिटल M, which is set of all square matrices 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, n by n, सारे के सारे.
and capital K is a set of all real और कॉम्प्लेक्स नंबर, और की जगह एंड डालते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन determinant of A is a function f from M to K such that, अब देखो हम डिटर्मिनेंट को क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट ए फंक्शन। अब फंक्शन को हम कैसे दिखा रहे हैं, एफ से दिखा रहे हैं। अब ये एफ किसके ऊपर अप्लाई होगा जी, ए के ऊपर अप्लाई होगा। तो सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल के, वेयर स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। यहाँ पर नोट करना, यहाँ पर जो आपने एफ ऑफ ए लिखा हुआ है सबसे एंड में, एफ ऑफ ए नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस पूरे पार्ट को आराम से अंडरस्टैंड करो। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट ए रियल और अ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट। इसको शो करते हैं हम कुछ इस तरीके से, ठीक है। बट डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली है क्या, हम फंक्शन क्या है वो जानते हैं। फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट पे जाने वाला एक ऑपरेशन होता है, एक प्रोसेस होता है, मेथड होता है। तो हमने कैपिटल ए एम करके एक सेट पकड़ा जिसके अंदर सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिसेस है, और कैपिटल के करके एक सेट पकड़ा जिसके अंदर सारे के सारे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये ऊपर वाले की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें क्या पता चला भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स से रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाने वाला फंक्शन है, मतलब m से k पे जाने वाला फंक्शन रहेगा। तो मतलब m से k पे जा रहा है फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम नॉर्मली क्या करके शो करते हैं, f, लेट f इज दैट फंक्शन। तो ये बैकग्राउंड के सेटअप के साथ अब हम क्या बोल सकते हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज अ फंक्शन ऑन सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस which relate every square matrix to a real और complex number। अब ये कैपिटल M में से हमने एक सेट पकड़ा, दैट इज सॉरी एक मैट्रिक्स पकड़ा, दैट इज कैपिटल A। तो भाई कैपिटल A के ऊपर जब ये फंक्शन f लगेगा तो हमें एक वैल्यू मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। अब ये नंबर कहाँ पर बिलोंग करेगा, हमारे कोडोमेन के अंदर, रेंज के अंदर, और ये जो A रहेगा वो रहेगा हमारा डोमेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको अंडरस्टैंड करना है लिखने के बाद, तो ये जो m रहेगा इट विल बी डोमेन, और ये जो k रहेगा इट विल बी योर रेंज, या फिर आप कोडोमेन बोल सकते हो। ये क्लियर है एवरीवन? इसको नोट डाउन करो। डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली है क्या, मैट्रिक्स से हम एक रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आने वाला है। कैलकुलेशन क्या है वो फर्दर मोर पार्ट है, पहले ये अंडरस्टैंड कर लो। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर डिटर्मिनेंट की जरूरत क्या है, हम मैट्रिक्स जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है उसके ऊपर ऑपरेशंस करने में उतना कंफर्टेबल है क्या, मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करने में कंफर्टेबल है क्या, नहीं। सो वी आर फाइंडिंग आउट अ फंक्शन, एक रिलेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि भाई हम किसके साथ कंफर्टेबल है, हम किसी भी रियल नंबर या फिर किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कंफर्टेबल है। हम एक 3x3 4x4 ये जो बड़े टाइप के मैट्रिसेस रहेंगे उनके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है, रीजन फैमिलियर उतने हुए नहीं है, ठीक है। ये नोट डाउन हो गया। अब देखो इसके ऊपर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, नोट करके लिखो।
determinant is possible only for square matrix, square matrices, and second, it is called determinant of A, not modulus of A. ठीक है। अब देखो इसको एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मेरा मैट्रिक्स ए रहेगा कुछ इस तरीके से, लेट्स जस्ट से दिस इज A1 B1 A2 B2, हम मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए रहेगा या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए रहेगा उसको हम कैसे लिखेंगे जी? A1 B1 A2 B2। ध्यान देना डिफरेंस के ऊपर। ये जो है ये क्या शो कर रहा है? एक मैट्रिक्स। और ये क्या शो कर रहा है जी? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये समझ में आया? इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैट्रिक्स के अंदर बॉक्स ब्रैकेट के जैसे है, यहाँ पर सिर्फ मॉडुलस के जैसा लाइव है, बट इसको हम मॉडुलस बुलाते हैं क्या? नहीं, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ऑब्वियसली मैट्रिक्स ए भी एग्जिस्ट करेगा। और मैट्रिक्स ए अगर है और उसके ऊपर अगर हम फंक्शन लगाते हैं दैट इज कैलकुलेशन थ्रू डिटरमिनेंट, तो सीधा आप ये वाला पार्ट लेकर आ सकते। ये क्लियर है? बट मोस्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट कौन से टाइप के मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब हमने जो डेफिनेशन लिखा वहां पर हमने क्या बोला जी? हमारा ऑर्डर क्या रहेगा? एन। अब यहाँ पर एन क्या रहेगा? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारा सबसे छोटा वाला स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा बनेगा? 1 by 1, 1 by 1, उसके बाद 2 by 2, 3 by 3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो हमें डिटरमिनेंट के कैलकुलेशन के लिए जो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, हम 1 by 1 से शुरुआत करेंगे, हम 3 by 3 4 by 4 तक जाएंगे, उससे ज़्यादा वाले के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। सो नेक्स्ट टॉपिक ले लो, कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट। अब देखो यहाँ पर हम सीधा टाइपोलॉजी से शुरुआत करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ या फिर डिटरमिनेंट फॉर मैट्रिक्स 1 by 1। हमारा जो 1 by 1 वाला मैट्रिक्स रहेगा हम उसके डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन लिखेंगे। तो लेट कैपिटल ए, अगर ये 1 by 1 मैट्रिक्स है तो उसके अंदर का एलिमेंट, सॉरी ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से शो होगा 1 by 1। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे? 1 ही रहेगा। मतलब आ जाके कितने कैंडिडेट्स हैं? सिर्फ। तो अगर मैट्रिक्स ए अगर कुछ इस तरीके से रहेगा, फॉर मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट ऑफ ए जो रहेगा ये क्या रहेगा जी?
डिटर्मिनेंट ऑफ A11 वही रहेगा, 1 by 1 का काफी इजी है। determinant for matrix of order 2 by 2। तो देखो अगर 2 by 2 वाला मैट्रिक्स रहेगा तो अब यहाँ पर A11 A12 A21 A22 कुछ इस तरीके का एक मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, अब देखो ये मेथड बहुत सिंपल है, बट आपको करना क्या है उसके ऊपर ध्यान देना। हमें किसी भी रो वाइज या फिर किसी भी कॉलम वाइज जाना है। हम किसी भी रो वाइज जाएंगे या फिर किसी भी कॉलम वाइज जाएंगे, बट जाते टाइम हम क्या करेंगे, हमें जाते टाइम क्या मिलेंगे जी, अंदर के एलिमेंट्स मिलेंगे। हमें किसी भी एक एलिमेंट को चूज करना है, प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहले हमें किसी भी एक रो को या फिर एक कॉलम को चूज करना है। ठीक है, आप रो 1 के थ्रू जाना चाहते हो, रो 2 के थ्रू जाना चाहते हो, कॉलम 1 के थ्रू जाना चाहते हो या फिर कॉलम 2 के थ्रू जाना चाहते हो, वो आपका चॉइस है। ठीक है, दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या डिटरमिनेंट के ऊपर? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ेगा? प्रोसेस में समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम जो फैक्टर्स लेकर चल रहे हैं वो काफ़ी लॉजिकल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो इनके सफिक्स लगे हैं ये उनका प्लेस है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस हिसाब से। तो लेट जस्ट से अब यहाँ पर मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मैं रो वाइज जा रहा हूँ। मैंने कौन सा वाला रो सिलेक्ट किया जी, रो 1। अब रो 1 में जाते टाइम मुझे कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे जी, A11 एंड A12, ये एलिमेंट्स मिलने वाला है। ओके, तो अब सेकंड प्रोसेस क्या करना है, पहला सिलेक्शन हो गया, उसके अंदर के एलिमेंट्स पता रहेंगे। तो सबसे पहला वाला एलिमेंट ले लिया जी A11, और A11 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 का पावर। इसका प्लेस क्या है 1 1, तो इसका पावर आ जाएगा जी 1 प्लस। ये क्लियर है? क्या किया हमने, पहला एलिमेंट ले लिया, साथ में -1 का पावर 1 + 1 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके सिलेक्शन के बाद देखो क्या होता है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, तो हमने फर्स्ट रो पूरा का पूरा एलिमिनेट किया, फर्स्ट कॉलम पूरा का पूरा एलिमिनेट किया, तो बचा कौन, A22, उसको लिखा जी यहां पर। ठीक है, समझ में आया? अब किसकी बारी है, नेक्स्ट एलिमेंट की। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट A12, तो -1 का पावर अब क्या रहेगा 1 + 2। अब ये A12 का सिलेक्शन किया, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या हमारा A21। क्लियर? अब देखो इसको ना सिंप्लीफाई करेंगे, देखो अब क्या होता है। -1 का पावर 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A11 × ये A22 वैसा का वैसा आएगा। ठीक है, -1 का पावर 3 + 1 या -1, -1 आएगा, तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो कौन है मल्टीप्लीकेशन में, A12 एंड A21, A12 × A21, कुछ इस तरीके से। तो ये मैट्रिक्स के लिए, अब ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ A क्या लिखा है जी, सीधा इस तरीके से A11 A12 A21 एंड A22। हम ये कैलकुलेट कर रहे थे, उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमने किसी भी रो को या फिर कॉलम को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने पहला वाला रो सेलेक्ट किया,
उसके अंदर के ये एलिमेंट्स रहेंगे। एलिमेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं वो तो हमने लिखे ही, साथ में -1 का पावर क्या लेना है जी, इन एलिमेंट्स का पोजीशन जो रहता है वो लेना। और ये जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, जो एलिमेंट सेलेक्ट किया उसका रो और कॉलम एलिमिनेट कर दो, जो बचा हुआ पार्ट है वो हम साथ में ले रहे हैं। ये प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना, रीजन ये सिर्फ 2x2 के लिए नहीं है, ये सारे स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए सेम प्रोसेस है। बट 2x2 पे इंट्रोड्यूस क्यों कर रहा हूँ, मैं सीधा ये फॉर्मूला भी बता सकता था या फिर सीधा आप ऐसे बता देता तो भी आपका काम हो जाता। बट ये प्रोसेस आपका थ्रू एंड थ्रू सारे स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए अप्लाई होता है। हम 3x3 के ऊपर भी देखेंगे जहां पर ये थोड़े से बड़े स्केल में आता है, ठीक है। बट 2x2 के ऊपर समझ में आ गया, एवरीवन क्लियर? ओके, तो लिखते टाइम आपने फॉर मैट्रिक्स ए लिखा रहेगा, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए हम किस तरीके से शो करेंगे, कुछ इस तरीके से शो करेंगे। तो उसके बाद इसको लिखो, और ये कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसा रहेगा, ये 3 स्टेप्स के थ्रू जाना। आप किसी भी रो या फिर कॉलम के थ्रू जाओ, आपको फाइनली आंसर यही ही मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। ट्राई करके देखना रहेगा तो हम किसी कॉलम के थ्रू जाकर देखते हैं। हमारे डाउट को क्लियर करने के लिए हम एक कॉलम के थ्रू जाकर देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं वापस से यही मिलता है कि नहीं। अब चलो कॉलम, सबसे पहले रो 1 लिया था, अब मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ जी, कॉलम 2 सिलेक्ट करो। तो भाई कॉलम 2 से जाते टाइम मुझे कौन मिलेगा जी, A12 एंड A22। तो उसके अंदर के दोनों एलिमेंट्स लिख लिए जी, A12 एंड A22। अब ये A12 के साथ क्या होगा जी, -1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 + 2 3। और A12 को जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो भाई फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचा, A21। A22 को जैसे ही सेलेक्ट किया, -1 का पावर क्या बन जाएगा, 4। समझ में आ रहा है ना, ये 3 एंड 4 क्यों आया, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को एलिमिनेट किया तो क्या बचेगा, A11। अब देखो थर्ड स्टेप, सिंप्लीफाई करो इसको, ये -1 के पावर के हिसाब से, -1 का पावर 4 ये पॉजिटिव आएगा, -1 का पावर 3 ये नेगेटिव आएगा। ये प्लस माइनस साइन जैसे ही डाल दिया आप इनको कैलकुलेशन से बाहर हटा सकते हो। अब आपको सिर्फ इनका प्रोडक्ट करना है, तो देखो क्या आता है, प्लस में आपको मिला जी A22 इंटू A11, यहाँ पर माइनस में क्या मिला जी, A12 इंटू A21। वही है, वही है, आगे पीछे किया फर्क नहीं पड़ता, वही है। ये क्लियर है, आंसर वही मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि हम इसको फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, फंक्शन के लिए क्या होता है, एक एलिमेंट जो डोमेन का रहता है उसके लिए कोडोमेन के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, यूनिक एलिमेंट होता है, एक ही होता है। तो भाई कैलकुलेशन करते टाइम आप किसी भी रो या फिर कॉलम से जाओ, आपको डिटरमिनेंट तो हमेशा एक ही मिलने वाला है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कितने डिटरमिनेंट रहेंगे, एक ही रहेगा, ये 1 1 है, ये 1 1 है हमेशा। टू बाई टू में किसी को कोई डाउट, 3x3 पे चले, प्रोसेस समझ में आ गया। देखो 1/1 में एक ही एलिमेंट था, 2x2 में 2 रोज 2 कॉलम्स थे, अब 3x3 में वही होने वाला है। हम वापस से इसी प्रोसेस के थ्रू जाने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे जी, डिटरमिनेंट फॉर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। डिटरमिनेंट फॉर
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो अगर 3/3 के ऑर्डर के लिए देख रहे तो हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब ये 3/3 रहेगा तो ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। लास्ट तक दिखाई दे रहा है? ठीक है। जो 2/2 के लिए प्रोसेस बोला था वही रहेगा। अगर ये मैट्रिक्स ए रहेगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम किस तरीके से लिखेंगे जी? A11, A12, A13, यहाँ पर A21, A22, A23, A31, A32, A33, कुछ इस तरीके से हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये क्लियर है? अब ये क्या आएगा वो हम देखेंगे। देखो आपको ये पार्ट के ऊपर भी फोकस करना है और जो हमने 2/2 वाला देखा था उसके ऊपर भी फोकस करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? किसी भी एक रो या फिर एक कॉलम को सेलेक्ट करना है। कौन सा लेना है? कॉलम 1। कॉलम 1, चलो हम किसके थ्रू जाने वाले हैं? कॉलम 1 के थ्रू जाने वाले हैं। सिलेक्शन जैसे ही हो गया ना, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये कॉलम 1 के जो सारे एलिमेंट्स हैं ना उसको एक लाइन में लिख लो, ठीक है? रो वाला रहेगा या फिर कॉलम वाला रहेगा फर्क नहीं पड़ता। कॉलम 1 का सिलेक्शन कर रहे तो A11, A21 एंड A31, A11, A21 एंड A31, जानबूझ के अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है? अब ये A11 के साथ देखो क्या होने वाला है। ऐसे मत लिखो, पहले अंडरस्टैंड करो। ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए हड़ू झोपनी झाली का? ओके। A11 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? -1 का पावर 1 + 1। अब इसके बाद क्या रहता है वो मैटर करता है। हमने क्या बोला था? हम जिस किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे उसका रो और उसका कॉलम छोड़ के जो बचता है हम उस पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? तो देखो A11 जब सेलेक्ट किया तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम इग्नोर करो तो क्या बचा आपका? सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A22, A23, A32 एंड A33। अब मजेदार बात, जो हमने 2/2 वाला देखा था मल्टीप्लीकेशन में 1/1 वाला डिटरमिनेंट आता था, अब 3/3 वाले के ऊपर आ रहा है। इसके कैलकुलेशन में कौन सा डिटरमिनेंट आ रहा है? अब 2/2 वाला आ रहा है, ठीक है? इस पैटर्न के ऊपर ध्यान देना। अब यहाँ पर A21 के साथ क्या होगा? -1 का पावर क्या रहेगा? 2 + 1, ठीक है? अब A21 तो ये वाला रो छोड़ना है और ये वाला कॉलम छोड़ना है तो क्या बचेगा आपका? A12, A13, A32 एंड A33। तो इसको लिखा हमने साथ में A12, A13, A32 एंड A33 एंड सबसे एंड में A31 -1 का पावर 3 + 1। हमने थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो बचा क्या हमारा? ये वाला पार्ट बचा है। इसको इसी फॉर्मेट में लिखो, डिटरमिनेंट ऑफ A12, A13, A22 एंड A23। ये क्लियर है? ओके, ये सेकंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप तो हमारा काफी इजी है। अब हमें क्या करना है जी? इसको हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है। यू विल फाइंड आउट वो थर्ड वाले स्टेप में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर -1 का पावर 2 तो ये पॉजिटिव रहेगा, -1 का पावर 3 ये निगेटिव रहेगा, -1 का पावर 4 ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? तो सिंप्लीफाई करते टाइम सबसे पहला जी मैंने लिखा A11 ये प्लस साइन के साथ। अब देखो ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना हमें आता है, 2/2 पे वही तो सीखा। इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना काफी इजी है। दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस,
समझ में आया? तो वो लग गया तो वैसा का वैसा लिख सकते हैं, बट मैं स्टेप वाइज जाऊंगा नोट डाउन करने के लिए। तो सबसे पहले -1 को हटा देते, तो ये क्या हो जाएगा, A11 इंटू ये A22 A23 A32 A33 माइनस A21 इंटू A12 A13 A32 एंड A33 प्लस A31 इंटू A12 A13 A22 एंड A23। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। ये हमारा पहला वाला क्रिएशन था। इसको सिंप्लीफाई करने के पहले स्टेप में हमने क्या किया जी, -1 की वजह से जो भी प्लस माइनस आता है पहले हमने वो ले लिया, -1 को कैलकुलेशन से हमने हटा दिया। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा कौन सा वाला डिटर्मिनेंट दिखाई देता है हमें, 2/2। ये ऑब्जर्व करना, 2/2 वाले कितने डिटर्मिनेंट है, 3। किस में, 3/3 वाले में। 3/3 के कैलकुलेशन में 2/2 वाले 3 आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या रहेगा हमारा, A11 वैसा का वैसा, ये क्या हो जाएगा आपका A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A21 ब्रैकेट के अंदर यहां पर अगेन क्या रहेगा, A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32 प्लस A31 मल्टीप्लाइड विथ A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22 एंड सो ऑन आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपके ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ये एक के साथ मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएंगे, ये 2 टर्म्स, यहाँ पर भी 2 टर्म्स, यहाँ पर भी 2 टर्म्स। तो आपको टोटल कितने टर्म्स मिलने वाले हैं, 6 टर्म्स मिलने वाले हैं। उसमें से 3 पॉजिटिव रहेंगे और 3 निगेटिव रहेंगे। देखो ऑब्जर्व कर लो, ये A11 इंटू दिस थिंग, A11 A22 A33, यहाँ पर अब माइनस आएगा ये वाले के साथ, माइनस A11 A23 A32। अब यहां पर जो प्लस वाला टर्म आता है वो वाले लेकर चलो सबसे पहले, प्लस A21 A13 A32। अब यहां पर माइनस वाला जो टर्म आता है वो लिखते हैं, A12 A21 A12 A33। अब यहां पर नीचे प्लस वाला टर्म A31 A12 A23 और माइनस वाला टर्म A31 A13 A22। तो आपका ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, ये पूरा का पूरा ये कैलकुलेशन है। बट याद रखने का सबसे सही वाला तरीका क्या रहेगा जी, ये वाला फॉर्म, रो वाइज या फिर कॉलम वाइज आप सीधा सिलेक्शन कर सकते हो। दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब सोचो 2/2 का डिटर्मिनेंट कितना इजी था, 3/3 के लिए कितना लेंथी फॉर्मूला बनता है।
देखा एक रो वाइज करने में ही कितना कैलकुलेशन आ गया। अब मजेदार बात, आप ऑब्जर्व करोगे आपका हर एक एलिमेंट मिनिमम 2 बार आया है। यहां पर देखो ना, कितने एलिमेंट्स है, 3, ऐसे कितने हैं, 6, 6 3 जा 18। आपके टोटल एलिमेंट्स कितने रहते हैं, 3 बाई 3 सिर्फ 9 ही रहते हैं। हर एक एलिमेंट 2 बार इन्वॉल्व हो रहा है, हर एक एलिमेंट। 2 बाई 2 में क्या हो रहा था, हर एक एलिमेंट सिर्फ 1 बार इन्वॉल्व हो रहा था। लेफ्ट साइड हो गया। देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको कैलकुलेशन करने में इजीली समझ में आ जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला। देखो हमें एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, हमें क्या करना है, जो उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। दिस इज मैट्रिक्स एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एंड एक्स। हमें इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। 2 बाई 2 वाला है, बहुत ईजी है। क्या आएगा जी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ऐसे रहेगा। ये क्या बन जाता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस, ये प्रोडक्ट क्या आता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ब्रैकेट अगर खोलोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो आपका ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। आपको वैल्यू क्या मिला जी, फॉर दिस मैट्रिक्स ए इट्स डिटरमिनेंट इज 1। वन टू फोर माइनस वन थ्री जीरो एंड 4 1 0। अब देखो 2 बाई 2 के लिए कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट बहुत इजी है, बट 3 बाई 3 के लिए थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेप है वो स्टेप क्या है, कोई बताएगा। पहला स्टेप हमें क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ रो और कॉलम। मतलब आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा आपका कैलकुलेशन कैसा जाएगा। अब देखो यहाँ पर मजेदार बात, अब ये जो एग्जांपल है 3 बाई 3 लेंदी जा रहा है, पता है। अगर मैंने फर्स्ट कॉलम या फिर फर्स्ट रो की जगह पर अब मैंने अगर थर्ड कॉलम अगर सेलेक्ट किया, तो क्या हो रहा है, थर्ड कॉलम में मेरे 2 जीरोज आ रहा है। इसकी वजह से मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, काफी छोटा हो जाएगा। क्योंकि मैं 4 को सेलेक्ट करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 0 को सेलेक्ट करूंगा, इसके साथ जो किसी पार्ट को मल्टीप्लाई करूंगा, 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन की वजह से सारा का सारा पार्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल है ना, वो दोनों तरीके से करके देखो। नॉर्मल कोई भी एक रो या फिर कॉलम पकड़ो, बट स्पेसिफिकली कॉलम 3 के थ्रू जाकर देखो। तो हमारे कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए आपका सिलेक्शन भी काफी मैटर करेगा। हम पूरे प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम, हम एक पूरे के पूरे रो के थ्रू जा रहे हैं या फिर कॉलम के थ्रू जा रहे हैं। तो अगर मैंने कॉलम या फिर रो ही ऐसा सिलेक्ट किया जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, काफी मिनिमाइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बट स्टिल हम क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे जी, एक बार रो 1 के थ्रू कैलकुलेट करेंगे और एक बार कॉलम 3 के थ्रू। ये हो गया। तो देखो हमें इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो मैंने इस मैट्रिक्स को सबसे पहले डिटरमिनेंट वाले फॉर्मेट में लिखा कुछ इस तरीके से। अब रो 1 वाइज जाना है, रो 1 वाइज जब जा रहा हूं तो क्या आ जाएगा, मेरा पहला एलिमेंट 1, पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दूंगा तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट 3 0 1 0। यहाँ पर नेक्स्ट इज 2, बट देखो 2 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा। समझ में आ रहा है माइनस क्यों आया, 2 के साथ। तो 2 का सिलेक्शन जैसे किया तो 2 वाला रो और 2 वाला कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा, -1 0 4 एंड
0, so -1 0 4 and 0. नेक्स्ट 4 प्लस, क्यों? क्योंकि भाई फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो देखो क्या बचेगा, -1 3 4 एंड 1। मतलब देखो आपको सिलेक्शन मेंटली भी अगर कर लिया, आप पहले में सीधा क्या कर सकते हो, ये 3/3 को आप 3 2/2 वाले डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये समझ में आया? 2/2 पे हम इजीली कर सकते हैं। अब देखो इसका कैलकुलेशन ही करना है, ये 3 इंटू 0 -1 इंटू 0 0, तो 1 मल्टीप्लाइड विथ 0, -2 मल्टीप्लाइड विथ -1 इंटू 0 -4 इंटू 0, ये भी 0, प्लस 4 टाइम्स ऑफ -1 इंटू 1 -1 -4 इंटू 3 -12, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये -52 आएगा, तो आपका आंसर क्या है जी, -52। अब जो भी एलिमेंट, जो भी हम रो वाइज जा रहे हैं, देखो बाहर के साइड कौन से एलिमेंट्स है, जो रो हमने सेलेक्ट किया वो वाले एलिमेंट्स है, 1 2 4, मैंने पहला वाला रो सेलेक्ट किया, उसके एलिमेंट्स बाहर है। व्हाट इफ अगर ये बाहर वाले एलिमेंट्स 0 रहेंगे, तो एक कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। ये क्लियर है? अब कॉलम 3 के थ्रू अगर जाओगे ना, कॉलम 3 के थ्रू, तो देखो क्या हो जाता है आपका, 4 मल्टीप्लाइड विथ -1 3 4 एंड 1, ये -0 करो आगे जो कुछ भी है, +0 करो आगे जो कुछ भी है, फर्क पड़ेगा क्या कुछ? डिटरमिनेंट ये 2/2 के अंदर क्या आ रहा है, क्योंकि आ जाके आपका किसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, 0 के साथ। ठीक है, देखो कॉलम 3 के थ्रू जाओगे तो भी आपको फाइनली क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमने जस्ट देखा क्या मिला जी, -52। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया? ओके। एक और अलग तरीका है अगर आपको ये कैलकुलेशन बहुत फ्लुएंटली करना रहेगा तो, ठीक है, इट इज कॉल्ड सैरस मेथड। सैरस मेथड, ठीक है, वो वाले मेथड के ऊपर आएंगे एक बार। ठीक है, इन्हीं एग्जांपल्स के ऊपर ट्राई करना रहेगा, फिर कोई और वो भी चल जाएगा, बट सैरस मेथड के साथ अगर आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो भी चल जाएगा, बट टेक्निकली प्रॉपर रास्ता ये है। ये क्लियर है? सैरस मेथड तो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस की वजह से बना है। इस सैरस मेथड के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो करंट मेथड देखा कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट के लिए, वो हमने किसके ऊपर से स्टार्ट किया, 2/2 पे भी अप्लाई किया एज वेल एज 3/3 पे भी अप्लाई किया, एंड उसके ऊपर बड़े वाले पे तो फॉर श्योर जाएगा ही जाएगा। सैरस मेथड स्टार्ट कौन से वाले ऑर्डर से होता है जी, 3/3। आप 2/2 के ऊपर सैरस मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका अल्टरनेट मेथड है, उसका नाम है जी सैरस मेथड। पर कंफर्म करना ये यू है एंड में या ए है, आई थिंक ए है सैरस मेथड। इसके ऊपर एक ही रेस्ट्रिक्शन है, फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड अबव, 3/3 से ऊपर वाला कोई भी रहे, 3/3 रहे या फिर उसके ऊपर वाला। ठीक है, तो जो उसका सबसे लोअर वाला पॉसिबल है विच इज 3/3, उसी के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं।
तो अगर मेरा एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहेगा कुछ इस तरीके से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये रहेगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सारस मेथड के लिए आपको एग्जैक्टली करना क्या है वो पहले अंडरस्टैंड कर लो। मैट्रिक्स जो रहता है उसी के ऊपर हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, और मैट्रिक्स के ऊपर एक बता दूं, मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर रहता है, और इस स्ट्रक्चर को अगर आपको अंडरस्टैंड करना रहेगा, एक टाइल पकड़ के चलो, फर्शी रहता है टाइल, ठीक है, सिंगल टाइल के ऊपर आपको पैटर्न दिखाई देता है क्या, या फिर उसका पूरा का पूरा फंक्शन फुलफिल होता है क्या? नहीं। जब हम सारी की सारी टाइल्स एक दूसरे से अटैच एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करते हैं तभी क्या होता है जी, वो पैटर्न रिकॉग्नाइज होता है। ये क्लियर है? तो अगर मेरा कोई मैट्रिक्स रहता है तो बेसिकली क्या रहेगा, ये जो मेरा कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, उसके बाद क्या है जी, वापस से कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर अगर मेरा रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, वहां पर वापस से नीचे क्या रहेगा, रो 1, रो 2 है, रो 3 एंड सो ऑन। ऐसे कई सारे टाइल्स रहेंगे, उसमें से एक पर्टिकुलर मॉड्यूल, मतलब हम क्या देख रहे हैं जी, एक सिंगल मैट्रिक्स देख रहे हैं। ये क्लियर है? अब इस मैट्रिक्स के ऊपर जो कई सारे कैलकुलेशंस रहते हैं, इसलिए हम इस मैट्रिक्स के एक दूसरे के साथ कनेक्शंस को भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में क्या किया जी, कॉलम्स के बाद मैंने वापस से ये जो पहले वाले दो कॉलम्स थे वो वैसे के वैसे लिख लिए। फॉर एग्जांपल ये A11, A21 एंड A31, A12, A22 एंड A32। ओके, अब ये करने के पीछे रीजन क्या है, वो ये A13, A23 एंड A33। हम डिटरमिनेंट इसका कैलकुलेट करने वाले हैं, बट सारस मेथड के लिए आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब हम किसी भी सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम से शुरुआत कर सकते हैं, और हम हमेशा रो वाइज जाना पसंद करेंगे फॉर दिस मेथड। रीजन, अगर हम डायगोनल वाइज जा रहे हैं तो हमें तीनों के तीनों लेयर आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट, उसके बाद ये वाला पार्ट, और उसके बाद ये वाला पार्ट। हमारे सिलेक्शन में हर बार कितने एलिमेंट्स आए, 3 एलिमेंट्स आए, बराबर है। और ये जो तीनों एलिमेंट्स है वो हम डायगोनल के डायरेक्शन में गए या डायगोनल के अपोजिट डायरेक्शन में गए, डायगोनल के डायरेक्शन में गए। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स है जो आए वो कौन से वाले साइन के साथ आएंगे जी, पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे, ठीक है। अब अगेन इन्हीं सिलेक्शंस के थ्रू अब कैसा जाना है, उल्टा जाना है। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये वाला, ये डायगोनल के अपोजिट डायरेक्शन में गए, उल्टा डायगोनल, दूसरा वाला डायगोनल। तो यहाँ पर अब ये वाले जो प्रोडक्ट आएंगे वो कौन से वाले साइन के साथ आएंगे, नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। ये समझ में आया? आप ऐसे भी समझ सकते हो, लाइक A1 दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर A31 आ रहा है, मतलब वापस यहीं पर A13, A21, A32 वहीं पर, ठीक है। अब इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर आपका जो पहला वाला डिटरमिनेंट का फॉर्मूला निकला था ना, जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स थे, 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव, उसके साथ कंपेयर करना, ठीक है। सारस मेथड आया कहां से, वो समझ में आया? मैट्रिक्स एक्चुअली एक सिंगल टाइल की तरह अगर अंडरस्टैंड करोगे तो ये यहाँ पर कंटिन्यूअसली आगे भी जा रहे हैं और कंटिन्यूअसली नीचे भी जा रहा है। ये पूरा का पूरा एक पैटर्न रहता है बड़ा वाला, जिसमें से एक छोटा वाला मॉड्यूल हम मतलब मैट्रिक्स बुलाते हैं। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट तो कैलकुलेट होगा ही होगा। अब ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए सारे के सारे एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए हम सीधा टॉप टू बॉटम जाते हैं, और टॉप टू बॉटम जाते टाइम हम जितना रो आगे जा रहे हैं उतना ही कॉलम, सॉरी जितना रो आगे जा रहे हैं उतना ही कॉलम नीचे भी जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपके 3x3 रहेंगे तो आपके 3 एलिमेंट्स का आएगा, 2x2 में होता नहीं है, 4x4 में 4 वाले का आएगा, ठीक है।
और देखो जो डायगोनल वाले सेंस में गए उनको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ A11 A22 A33 नेक्स्ट प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस साइन वाले बाजू में लिखिए जी A11 A23 A32 A12 A21 A33 माइनस A13 A22 A31। सारेस मेथड से हमें 3/3 के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए कुछ इस तरीके से मिला। अब दोनों फॉर्मूलेस को कंपेयर करके देखो, ये जो अंदर के 3 एलिमेंट्स है ना वो आगे पीछे होंगे तो प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं आने वाला है, वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट साथ में होने चाहिए, वो आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, तो पे अटेंशन। पर्सनली जब भी 3/3 वाला कोई भी मैट्रिक्स आता है जिसके अंदर के ये 9 एलिमेंट्स छोटे रहें, लाइक ओवरऑल कैलकुलेशन कर सकें, तो मैं पर्सनली कौन से वाले मेथड से जाता हूँ, सारस मेथड से जाता हूँ। अदरवाइज जो हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेक्निकल मेथड देखा वो तो भाई फुल प्रूफ है, उसमें भूलने का कोई चांस नहीं है। हम आगे और कई सारे पार्ट्स देखने वाले, उसकी वजह से वो और सॉलिड हो जाएगा, कॉन्क्रीट हो जाएगा। बट आज हमारा डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन हुआ है। डिटरमिनेंट एग्जैक्टली क्या रहता है, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम डोमेन में अगर पकड़े, डिटरमिनेंट मतलब उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से वो मैट्रिक्स का एक वैल्यू मिलता है विच कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्लियर है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर रहता है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं जी एक नंबर के अंदर। एंड सिंस इट इज डन फॉर ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस, तो हमने शुरुआत के 3 वाले देखे जिनके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1/1 2/2 एंड 3/3, ठीक है। अब ये तीनों के ऊपर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करना। 1/1 के अंदर एक ही एलिमेंट था, वही आंसर रहेगा। 2/2 के अंदर 4 एलिमेंट्स थे, 3/3 के अंदर 9 एलिमेंट्स थे, ठीक है। 2/2 का कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हो, 3/3 के लिए आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। अगेन हमने जो फॉर्मूला बनाया उसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, 2/2 में हमारे 2 1/1 वाले बनते थे सिलेक्शंस, 3/3 में हमारे 3 2/2 वाले डिटरमिनेंट्स आ रहे हैं। ये क्लियर है, पैटर्न के ऊपर प्लीज ध्यान देना। तो सिमिलरली 4/4 में क्या होगा, 4 3/3 वाले आएंगे, मतलब देखो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आपको एक 3/3 वाला एग्जांपल देता हूं, आप दोनों में से किसी भी मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो मैंने आपको ए क्या दिया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सरल बस। अगर किसी ने ध्यान दिया रहेगा, रो वाइज एंड कॉलम वाइज पूरा का पूरा एपी प्रेजेंट है। रो वाइज देखो या फिर कॉलम वाइज देखो, एपी प्रेजेंट है, और इन सारे एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ये समझ में आ रहा है। आंसर 0 आता है क्या, चेकआउट करो किसी भी मेथड से जाकर देखो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल मेथड से जाता हूँ,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं रो वाइज जाना पसंद करता हूँ, तो 1 मल्टीप्लाइड विथ 5 6 8 9, ये 2 के पोजीशन के हिसाब से -2 आएगा, -2, ये क्या हो जाएगा आपका 4 6 7 9 प्लस 3, यहाँ पर क्या आएगा जी 4 5 7 8। ऐसा सबको मिला जी पहले वाले स्टेप में। ओके, ये प्लस माइनस के बीच में कंफ्यूज मत होना, -1 का पावर सीधा आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया पोजीशन के हिसाब से। आप अगर पहला रो लेते हो तो देखो पोजीशन के हिसाब से -1 के पावर्स भी आप याद रख सकते हो। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर -1 का पावर हमेशा प्लस आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर हमेशा -1 का पावर पॉजिटिव ही आ जाएगा क्योंकि इवन बनते हैं। यहाँ पर आपका माइनस आएगा, यहाँ पर आपका प्लस आएगा 3/3 के लिए। तो देखो 1 आया तो प्लस, 2 आया तो माइनस, 3 आया तो प्लस, पोजीशन के हिसाब से -1 के पावर ही वैसे बन जाता है। अगर सेकंड रो लेते ना तो पहला वाला आपका माइनस साइन के साथ आता क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट्स व्हाई। अब देखो इसी का कैलकुलेशन है, दिस इज 1 मल्टीप्लाइड विथ 9 5 45, 8 6 48, 45 minus 48 -3, -2 times of 9 4 36, 7 6 42, 36 minus 42 -6, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 8 4 32, 7 5 35, 32 minus 35 -3। अब देखो क्या आया, 1 इंटू -3 -3, -2 इंटू -6 +12, +3 इंटू -3 -9, ये कितना है जी टोटल 0। तो डिटरमिनेंट क्या है हमारा इसका 0। तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, ये एग्जाम्पल के बाद आप लिख सकते हो। फॉर मैट्रिक्स ए, if determinant of A is equal to 0, then A is called सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि देखो रियल नंबर रहे या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, बट 0 अकेला इकलौता नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो हम उसको काफी यूनिक बोलते हैं। यूनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई 0 बहुत रेयरली आता है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल हमने मैट्रिक्स के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट देखा था, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, बराबर है। मैट्रिक्स अगर फंक्शन है तो भाई इनवर्स मैट्रिक्स भी होना चाहिए, ठीक है। इनवर्स डिटरमिनेंट नहीं होता, इनवर्स मैट्रिक्स होता है, क्योंकि भाई उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसके ऊपर आएंगे, बट यहाँ पर ये हमारा आज का ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करोगे किसी भी मैट्रिक्स के लिए और वो डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, इट इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। शॉर्ट में बता देता हूँ, आगे जाके आप ये ऑब्जर्व करोगे, सिंगुलर मैट्रिक्स के होने से ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली क्यों, बताता हूँ। हम अगर इसके ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, या फिर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन अगर आप करोगे तो ये रो वाइज क्या था, एक एपी था, कॉलम वाइज भी अगर आप देखोगे क्या था, एक एपी था, ठीक है। तो पैटर्न के अंदर कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस करके देखते हैं कुछ। मैंने क्या किया जी, कॉलम 2 को लिखा जी कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 को लिखा जी कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। क्या हो जाएगा अब ये, कॉलम 1 वैसा का वैसा रहेगा, 1 4 एंड 7। ये क्या हो जाता है 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 7 1। कॉलम 3 क्या रहेगा, दिस माइनस दिस, 3 माइनस 2 1,
6 माइनस 5 1, 8 9 माइनस 8 1। आपके यहाँ के सारे एलिमेंट्स डाउन टू 1 आ गए। तो रो वाइज आगे जाते टाइम या फिर कॉलम वाइज आगे जाते टाइम देयर इज नो चेंज इन एलिमेंट्स। तो इस टाइप के जो रहते हैं मोस्टली मैट्रिक्स, वो कौन सा वाला पार्ट शो करते हैं जी? सिंगुलर मैट्रिक्स। उनका डिटरमिनेंट क्या आता है? 0 आता है। उनके पैटर्न के रहने की वजह से देयर इज नो चेंज, ये न्यूट्रल मैट्रिक्स के जैसा है। ठीक है, ये आप आगे ऑब्जर्व करोगे, बट अभी से स्टेटमेंट वाइज इसीलिए बता रहा हूं, आगे जब हम रिकॉल करेंगे तो इसी पार्ट को रिकॉल करेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 0 का रेसिप्रोकल हो सकता है क्या? 0 इज 0 बाय 1, 1 बाय 0 क्या होता है? नहीं होता है, होता ही नहीं है। ये समझ में आया? तो आज हम क्या करते हैं, आज हम यहीं पर रुकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट अप टू 3/3 मैट्रिसेस समझ में आ गया। ठीक है, देखो कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। आज डिटरमिनेंट सीखा है, कैलकुलेशन सीखा है, तो उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस भी करेंगे, और यही ऑब्जर्वेशंस हमारे प्रॉपर्टीज रहेंगे। ठीक है, ओके।